नमस्कार, अमरजाल.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी और एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं हम कुछ किस्से, कुछ बातें और एक बार फिर से कुछ किस्से और उन बातों तक हमारे साथ हर बार की तरह साझा करते हैं अमर उजाला के सलाहकार संपादक वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री सर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज का जो एपिसोड है वो अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि आज कुछ किस्से और कुछ बातों में हम समझने वाले हैं कि बीजेपी के अंदर जो बड़ा परिवर्तन हुआ है बीजेपी की टीम को लेकर। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हाल ही में नितिन नवीन, और जिस तरीके से उनका चेहरा सरप्राइजिंग था, जैसे उन्हें लेकर आया गया, वैसी उनकी टीम भी इस बार नजर आ रही है। आखिर क्या है इस टीम के पीछे की रणनीति? और दूसरी तरफ बीजेपी ने पूर्व में, जब बीजेपी के इतिहास को हम देखते हैं तो जब अपनी नई टीम का ऐलान किया उसमें कई चेहरे सामने आए। कुछ ऐसे भी थे जो बहुत ज्यादा लाइमलाइट में नहीं थे, लेकिन उसके बाद आगे जाकर वो चेहरे बड़े हुए। आखिर कौन कौन से वो चेहरे जो हैं वो बाद में बीजेपी के अंदर अपनी छाप छोड़ने में या देश की राजनीति में छाप छोड़ने में कामयाब रहे, और इस टीम का भविष्य आखिर कैसा नजर आ रहा है, बीजेपी से जुड़े हुए तमाम किस्से होंगे। सर, अभी हाल ही में जैसा हमने कहा कि नई टीम का ऐलान किया बीजेपी ने, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से, जब हम चेहरों की बात कर रहे हैं तो गिने चुने चेहरे ऐसे हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा जो है वो जानते हैं या वो लाइमलाइट में जो है वो रहते हैं। इसके अलावा ज़्यादातर चेहरे ऐसे हैं जो अभी तक पर्दे के पीछे थे या बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं थे। इस टीम को लेकर पहले तो रणनीति क्या है, और बीजेपी के जब हम थोड़ा सा इतिहास में जाते हैं तो अपनी टीम के ऐलान को लेकर या नए चेहरों को जगह देने को लेकर बीजेपी की जो रणनीति है वो किस तरीके की रही है, और कौन से ऐसे नेता रहे जो बाद में इसमें निकलकर सामने भी आए? देखिए, पहली नज़र में ये टीम बहुत सामान्य टीम लगती है। ऐसा नहीं लगता कि इस टीम को बनाने के लिए इतनी लंबी चौड़ी एक्सरसाइज बीजेपी ने की, इतने 7 महीने बाद टीम डिक्लेयर हुई, तो क्या इसी टीम को डिक्लेयर करना था तो 7 महीने लगे? तो लगता है कि मतलब बेकार की कवायद रही। कोई ऐसा कोई चेहरा या ऐसा कोई नाम ऐसा कुछ नहीं लगा कि जिसमें धमाका हो। लेकिन ये प्रथम दृष्टया, प्रथम पहली नज़र में जो है एक रिएक्शन है। लेकिन मेरी राय थोड़ी सी अलग है। थोड़ी सी मेरी राय ये है कि इसमें ज़्यादातर चेहरे ऐसे हैं जो लाइमलाइट में नहीं थे, कुछ चेहरे रिपीट किए गए हैं। एक्सरसाइज जो हुई वो इसलिए हुई कि जो लाइमलाइट वाले चेहरे हैं उनको कैसे किनारे किया जाए। ये भी कम एक्सरसाइज नहीं होती है, ये ज़्यादा है। नए चेहरों को लाने की जो कवायद होती है उससे कहीं ज़्यादा बड़ी कवायद होती है कि पुराने चेहरों को साइडलाइन कैसे किया जाए, कैसे उनको बाहर किया जाए या उनको किनारे किया जाए। तो इसमें वो कवायद मुझे लगता ज़्यादा थी। क्यों? क्योंकि नितिन नवीन जी जो हैं वो अध्यक्ष अचानक बने। इसके पहले वो बिहार में भाजपा के नेता थे और उनको बिहार के अलावा बाहर लोग बहुत कम जानते थे। छत्तीसगढ़ में रहे वो चुनाव के दौरान प्रभारी थे, लेकिन वो कोई ऐसा नॉन फेस नहीं थे। उम्र भी उनकी 40-45 साल की है। तो पार्टी को ये कवायद करनी पड़ी कि इनके साथ इनकी जो टीम बने वो ऐसी टीम बने जिसके अंदर कोई कॉम्प्लेक्स ना हो किसी तरह का। ऐसा होता ना, मान लीजिए जिनके अंडर में नितिन नवीन काम कर चुके हो उनको नितिन नवीन के अंडर में डाल दिया जाए तो उनके अंदर कॉम्प्लेक्स तो रहेगा ही ना, कि कल तक तो हम इनको बताते थे क्या करना, अब ये हमें बताएंगे। तो एक तो वो कॉम्प्लेक्स ना हो, और काम करने वाले के अंदर कॉम्प्लेक्स ना हो और काम लेने वाले के अंदर भी कॉम्प्लेक्स ना हो। कब नितिन नवीन जी सोचें अरे भाई इनसे कैसे कहूँ, ये तो इतने सीनियर हैं, इनको मैं कैसे कहूँ। उदाहरण के लिए मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, रविशंकर प्रसाद जी हैं, मान लीजिए। ये शुरुआत में ही हुआ, ऐसा एपिसोड तो शुरुआत में ही आए बीजेपी अब रविशंकर प्रसाद जी ने उनके गाल में हाथ प्यार से दुलार से मारा। एक स्नेह, चूंकि रविशंकर जी बड़े हैं उम्र में, कद में भी बड़े रहे, पद में हमेशा मंत्री रहे, पार्टी में रहे के, तो नितिन जी उनके एक तरह से उंगली पकड़ के आगे बढ़े होंगे। नितिन जी के पिताजी रविशंकर जी के साथ रहे होंगे, तो उस दुलार में उन्होंने कर दिया था। लेकिन वो उसको बहुत लोगों ने पार्टी के भीतर भी थोड़ा सा उसको असहज रूप में लिया। इसलिए ये भी सब देखना था पार्टी को। फिर प्रोटोकॉल भी तय किए गए, इसके प्रोटोकॉल भी तय किए गए। इसलिए मोदी जी को कहना पड़ा कि नितिन जी हमारे भी नेता हैं, तो वो सब तय किया गया। तो इसलिए जब टीम बनाई जा रही थी तो उसमें आरएसएस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, नितिन नवीन जी, राजनाथ जी, सारे वरिष्ठ लोग जब बैठ करके पार्टी की टीम बना रहे थे तो ये ध्यान रखा गया कि ज़्यादातर वो लोग हों पहली
कि जिनसे काम लेने में नितिन नवीन असहज ना हो और जो नितिन नवीन के नेतृत्व में काम करने में असहज ना हो। तो इसलिए दूसरा क्या है कि पार्टी अब एक नए जनरेशनल शिफ्ट से आगे बढ़ रही है। अब उसको जो पुराने चेहरे हैं जो सन 2000 से लेकर के और 2024 तक जो जिन चेहरों ने पार्टी चलाई, या 2014 से मान लीजिए आप, तो अब पार्टी चाहती है कि अब मोदी जी के बाद की जो भाजपा होगी, जब भी होगी आने वाले समय में, जब तक मोदी जी हैं तब तक तो वो भाजपा कैसी हो उसका एक स्वरूप तैयार किया जाए। और ये होता है, बीजेपी में पहले भी होता रहा है। 1984 में बीजेपी का गठन 1980 में हुआ। उस समय बीजेपी में बड़े बड़े दिग्गज नेता हुआ करते थे जो जनसंघ के ज़माने के थे, जिसमें अडवाणी जी, अटल जी, जोशी जी, जेपी माथुर जी, प्यारेलाल खंडेलवाल जी, सुंदर सिंह भंडारी, कुशाभाऊ ठाकरे, ये तमाम बड़े दिग्गज नेता थे जो फाउंडर्स में थे। लेकिन उसी समय नए नेताओं की एक टीम बनी। उस टीम में कौन था? उसमें थे प्रमोद महाजन, उसमें थे अरुण जेटली, उसमें थे नरेंद्र मोदी भी ले आए गए थे। अच्छा, हाँ, ये उस टीम का हिस्सा है। उस दौरान टीम जब ये अडवाणी जी की रथ यात्रा हुई थी तो मोदी जी गुजरात के इंचार्ज थे। बिल्कुल। मुख्तार अब्बास नकवी, ठीक, वेंकैया नायडू, अनंत कुमार, सुषमा स्वराज, ये सब 84 के बाद से और 91, 92, 93, 94, 95 का जो दशक, 84 से 94 तक या 95 तक मान लीजिए जो दशक था, उसमें इनको डेवलप किया गया। ये नेता आए सामने। उस समय इनको कोई नहीं जानता था, मतलब इनके अरुण जेटली जी को और सुषमा जी को थोड़ा लोग इसलिए जानते थे कि सुषमा जी 1977 में हरियाणा में सबसे कम उम्र की मंत्री बनी थी जनता पार्टी की सरकार में, और अरुण जेटली चूँकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष थे 1974 में, जब जयप्रकाश आंदोलन हुआ उसके बाद इमरजेंसी में गिरफ्तार हुए, फिर वो जब जनता युवा मोर्चा बना तो उसके वो कार्यकारिणी में थे। तो उनकी एक पहचान थी दिल्ली में। बाकी नामों को प्रमोद महाजन लोग महाराष्ट्र में जानते होंगे, दिल्ली में कोई नहीं जानता था। और सारे लोगों को, वेंकैया जी साउथ से आते थे, मोदी जी गुजरात से आए थे, मुख्तार अब्बास नकवी को थोड़ा बहुत लोग जानते थे क्योंकि उसमें सिकंदर बख्त और आरिफ बेग साहब को ज़्यादा लोग जानते थे मुस्लिम नेताओं में। तो लेकिन आगे बाद में यही नेता बड़े नेता बन गए। बाद में अरुण जेटली हो गए, मोदी जी आज देश के प्रधानमंत्री हैं। सुषमा जी लंबे समय तक केंद्रीय राजनीति, उमा भारती वो भी उसी दौर की हैं, मंदिर आंदोलन के दौर की, विनय कटियार, ये सब उसी दौर के लोग हैं। लेकिन ये सब इन्होंने परफॉर्म किया अपने हिसाब से, पार्टी आगे बढ़ी और पार्टी के साथ साथ इनका कद भी बढ़ा और इनका जलवा भी बढ़ा भी। प्रमोद महाजन का जलवा सबने देखा, गोविंदाचार्य जी जो संगठन महासचिव, आज हम हर उसमें सोशल इंजीनियरिंग शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ये सोशल इंजीनियरिंग दिया किसने? ये गोविंदाचार्य जी ने दिया था। ये गोविंदाचार्य का टर्म है दिया हुआ, जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से उन तमाम वर्गों को जोड़ने की कवायद की और स्ट्रेटजी बनाई जो भाजपा के या जनसंघ के परंपरागत वोट बैंक नहीं थे जी। तो मैं कह रहा हूँ कि जो त्रिमूर्ति थी, अटल, अडवाणी, मुरली मनोहर, भाजपा की 3 धरोहर, उनके अलावा जो नेताओं की पूरी एक जमात निकली बीजेपी में, वो तो उसी दौर से निकली ना, और वो लंबे समय तक चली। कुछ 2014 तक चले, कुछ 2014 के बाद 24 तक चले। अब धीरे धीरे उन सब नेता, प्रकाश जावड़ेकर, ये सारे लोग, अब धीरे धीरे उनकी जगह नए नेताओं को लाने की कवायद है। आपको रोकते हुए सर माफ़ी के साथ, क्योंकि आपने स्मृति ईरानी का जिक्र कर दिया, इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ जाइएगा कि स्मृति ईरानी का कमबैक कहा जा रहा है और ये कैसे हुआ कि जब कहा जा रहा था कि करियर ढलान पर आ गया, ये अचानक से जो वापसी हुई है। मुखर और प्रखर महिला नेता है, वक्ता वो अच्छी है, नो डाउट वक्ता अच्छी है। और दूसरा स्मृति जी के बारे में मैं बताऊं आपको कि उन्होंने, उनके अंदर लर्निंग, सीखने की बड़ी इच्छा रहती है। जैसे वो अंग्रेजी हिंदी में कमांड है, बंगला भी अच्छी बोल लेती हैं, मराठी बोल लेती हैं, वो तो भाषाएं जानती हैं। दूसरा, उन्होंने अपने को ग्रो किया, बहुत चीज़ों में ग्रो किया, बहुत अपनी पढ़ाई लिखाई करके अपने को एक मैच्योर लीडर के रूप में उन्होंने ग्रो किया। अब क्या हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में इस समय एक मुखर प्रखर महिला नेता की कमी है। जो पहले सुषमा जी होती थी, एक समय तक सुषमा जी बड़ा मुखर चेहरा थी पार्टी का,
सुमित्रा महाजन जी थी जो बाद में स्पीकर बनी, वो बड़ा चेहरा थी। इस तरह कुछ नेताओं के, कुछ महिलाएं, बाद में स्मृति जी भी उसी कतार में आई और पूरा 2014 से लेकर 2024 तक तो वो सेंटर स्टेज पे रही महिला नेताओं के रूप में। उसके बाद स्मृति जी के थोड़ा साइड में जाने के बाद आजकल कंगना की बहुत भाजपा में ये एक कमी रह गई। आजकल कंगना की बहुत चर्चा है, वो बहुत नहीं, मैं कंगना पे भी आ रहा हूँ। कंगना राणावत आई, एमपी बनी 24 में। उनको लगा कि शायद वो स्मृति जी की जगह भर देंगी, लेकिन देख कोई किसी की जगह भरता नहीं है, व्यक्ति अपनी जगह बनाता है। सुषमा जी की जगह किसी ने नहीं भरी, लेकिन स्मृति ईरानी ने अपनी जगह बनाई। अब स्मृति जी की जगह कंगना जी भर दें, मुझे कंगना जी अपनी जगह बनाए, लेकिन कंगना जी जिस तरह से अनावश्यक रूप से, कुछ तो होता है काम करते समय आप के मुंह से कुछ निकल जाए, एक आप अनावश्यक आ बैल मुझे मार वाली स्थिति होती है। जैसे हमारे गांव में एक मरकहा बैल होता था, तो मरकहा बैल जो है वो खेत में कहीं चल रहा है और आप जा रहे हो तो उधर से दौड़ के आके आपको सींग कर देगा। तो कंगना जी का कुछ स्टाइल वही है कि लेना देना नहीं, लेकिन बोल के कुछ ऐसा बोल देंगी कि एकदम जो है लाइमलाइट में आ जाएगा, लाइमलाइट में आ जाएगी। तो कंगना जी के साथ क्या है कि अब जैसे किसान आंदोलन दौरान उन्होंने जो बयान दे दिया, उससे भाजपा का पंजाब में कितना नुकसान हुआ उनको अंदाज नहीं है। जो महिलाओं को लेकर उन्होंने उस बुजुर्ग महिला को दे दिया था कि 100 रुपए वाला बयान, जिसमें कोर्ट में केस भी किया। इसके अलावा अभी छात्रों को बोल दिया गटर जनरेशन, अब इसको जस्टिफाई भी किया। तो वो चीज़ जो है उससे नौजवानों में कितना गलत मैसेज है, इससे पार्टी का नुकसान होता है। आप तो बोल के निकल लिए, आपकी चर्चा हो गई, रील बन गई, मीडिया में चर्चा हो गई, लेकिन पार्टी का नुकसान होता है। शायद ये बात पार्टी समझती है, इसीलिए स्मृति जी को आगे लाया गया है। सर, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि पूर्व में भी बीजेपी ने इस तरीके से नए चेहरों को जनरेशन शिफ्ट के तौर पर मौका जो है वो दिया है। चाहे कई चेहरों का आपने जो है वो जिक्र भी किया, प्रमोद महाजन जिस तरीके से आपने बताया। अब जो ये एक बड़ा नाम नितिन गडकरी का, नितिन गडकरी जब अध्यक्ष बनाए गए थे भारतीय जनता पार्टी के, तो उस वक्त वो उनको बहुत सरप्राइजिंग एलिमेंट, बहुत सरप्राइजिंग था। हाँ, एकदम से उनको राजनाथ सिंह के बाद उनको जब अध्यक्ष बनाया गया, और वो उस वक्त कहाँ थे, वो उस वक्त मुंबई में थे। उनकी ख्याति महाराष्ट्र सरकार के पीडब्ल्यू मिनिस्टर के रूप में एक काम करने वाले मंत्री की थी, और ख़ास करके जो मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे बना उसकी वजह से उनकी ख्याति थी, और उन्होंने कई इंफ्रास्ट्रक्चर के काम किए थे। लेकिन जब उनको पार्टी अध्यक्ष बनाया गया तो सब लोग चौंके, हम सब चौंके थे, अरे ये कहाँ से आ गए भाई, नितिन गडकरी इतना बड़ा कद तो नहीं है। उससे पार्टी बहुत बड़े बड़े नेता मौजूद थे, एक से एक दिग्गज नेता उसमें पार्टी में मौजूद थे। लेकिन नितिन जी बाद में, आज नितिन जी केंद्र में मंत्री भी हैं और पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं में एक हैं वो। तो ऐसे पार्टी लोगों को ऐसे आगे बढ़ाती है। तो बीजेपी में ये मैकेनिज्म है, बीजेपी में मैकेनिज्म है कि वो अपने युवा नेताओं को मौका देके उनको बड़ा बनाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी कुछ इस तरह की कहानी। मोदी जी गुजरात से, जब गुजरात में क्या था, पहले वो गुजरात भाजपा के नेता थे मोदी, ठीक है, जनरल सेक्रेटरी थे। गुजरात में शंकर सिंह वाघेला और केशुभाई पटेल के बीच में रस्साकसी हुई और झगड़ा हुआ, और बहुत दोनों गुटों में, और पार्टी टूट गई। शंकर सिंह वाघेला पार्टी लेके अलग चले गए, वो नौबत आई। उसी दौर में मोदी जी उस वक्त केशुभाई के साथ थे। फिर वो गुजरात की बीजेपी ने केंद्रीय बीजेपी से अनुरोध किया कि मोदी जी को दिल्ली बुला लिया जाए, और मोदी जी को दिल्ली बुला लिया गया। दिल्ली में वो जनरल सेक्रेटरी बनाए गए, हरियाणा और हिमाचल इंचार्ज थे, मध्य प्रदेश के भी इंचार्ज रहे। तो हम लोग तो उनको इसलिए जानते थे, जनरल सेक्रेटरी थे, पार्टी ऑफिस में मिलते जुलते थे हम लोग, उनसे दुआ सलाम होती थी। लेकिन एक दिन देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, एक दिन देश के सबसे बड़े नेता बन जाएंगे, लोकप्रिय नेता बन जाएंगे, इस तरह मास लीडर बन जाएंगे, ये किसी को अंदाज नहीं था। मुझे भी अंदाज नहीं था। हम लोग ये मानते थे भाई ठीक है, क्यों, उस समय बहुत बड़े बड़े कद के नेता मौजूद। उस समय जो नेता थे उनका कद मोदी जी से बड़ा था, सुषमा जी का कद मोदी जी से बड़ा था, अरुण जेटली का कद मोदी जी से बड़ा था उस समय। ये सारे लोग जो है केंद्र की राजनीति में थे। प्रमोद महाजन का बहुत बड़ा कद था, ये सब बड़े उसमें थे। और बाकी अडवाणी जी, अटल जी, अडवाणी जी, जोशी जी तो थे ही, सुंदर सिंह भंडारी और कुछ अबाऊ ठाकरे, ये सारे लोग तो थे ही, और बड़े नेताओं में।
लेकिन अचानक जब मोदी जी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया केशुभाई पटेल की जगह, उसके बाद तब तक मोदी जी कोई चुनाव भी नहीं लड़े थे, विधानसभा का चुनाव भी नहीं लड़े थे, वो कॉर्पोरेशन चुनाव भी नहीं लड़े थे। पहला चुनाव उन्होंने मुख्यमंत्री बतौर मुख्यमंत्री बाई इलेक्शन में लड़ा और उसके बाद मोदी जी ने कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखा, देश के प्रधानमंत्री है। तो नेता ऐसे ही बड़े बनते हैं, बनाए जाते हैं, पार्टियां बनाते हैं। और ये रीति नीति चल रही है अभी बीजेपी में, ये रीति नीति है, चल रही है। अलग नवीन अध्यक्ष बन गए ना सर। मध्य प्रदेश में जो है मोहन यादव आ गए ना, राजस्थान के अंदर चेहरा जो है नर्मदा वसुंधरा राजे के होते हुए, अब ये निर्भर करता है फिर नेता के ऊपर, वो परफॉर्म करता है, कैसे करता है जी। अब मोदी जी ने परफॉर्म किया तो हो गए। कल्याण सिंह बहुत बड़े नेता थे, लेकिन लाइन भी गड़बड़ा गई तो वो आउट हो गए, बाद में गवर्नर बना दिए गए, अलग बात है, लेकिन उनका जो जहाँ तक पहुँचना था वहाँ तक नहीं पहुँचे। राजनाथ सिंह बन गए बड़े नेता। राजनाथ सिंह भी जब अध्यक्ष बनाए गए थे तो कई लोगों को आश्चर्य हुआ था, लेकिन नेता बनने ना पड़े। तो बीजेपी चौंकाती रही है और ये रीति नीति नहीं है। और ये नितिन नवीन की नई टीम बीजेपी की तरफ से बनाई गई है। इस टीम में भी वही जो सरप्राइजिंग एलिमेंट है एक बार फिर से देखने को मिला है, और पूर्व में भी ये होता रहा है। सर बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। वो तमाम किस्से जो बीजेपी के अंदर आखिर कैसे नेता छोटे से बड़े बने और वो बड़े चेहरे जो भारतीय राजनीति में अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहे, उनके ये किस्से, कुछ बातें। सर बहुत बहुत धन्यवाद साथ जुड़ने के लिए, और बहुत शुक्रिया आप सभी का। और अपने कमेंट्स जो हैं वो अपनी राय जो है आपकी कमेंट्स में जाकर जरूर बताएं। बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।